नमस्कार स्टूडेंट्स। तो ये आपका जय प्रक्रम का एक चैप्टर है जो भी आपका चल रहा था, उसमें हम रिवीजन करेंगे। अब टॉपिक्स खत्म हो गए हैं, उनकी हम रिवीजन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसके जो हमने पढ़े हैं उनको रिवाइज़ करेंगे, और ये आपकी ज़िंदगी में भी आगे जनरल नॉलेज में भी काम आते हैं, एग्ज़ाम में भी काम आते हैं। तो हम अभी उसी का जय प्रक्रम वाले लेसन के रिवीजन कर रहे हैं। ये आपकी वर्कशीट 31 है वैसे। तो इस पार्ट के हम कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो हो सकता है वीडियो में 2 पार्ट्स में बनाऊँ, तो आप दोनों पार्ट्स देखिए। मैं सीधे आंसर भी दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा ताकि तुम्हें पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं वैसे इनके लिए डिटेल में समझने के लिए। अब मैं इसमें शॉर्ट में इनको समझाऊँगा कॉन्सेप्ट्स को, खाली सीधे आंसर नहीं दूँगा, ये ध्यान रखना। सीधे आंसर नहीं आपको देखने होते, आपको समझना भी है ताकि वो हमेशा के लिए आपको याद रहे। आपको हमेशा के लिए क्यों, कहीं भी आप जाओगे, पढ़ाई का मेन मकसद आपका यही है कि आगे कुछ आप नॉलेज आपको गेन हो, तो वो नॉलेज आपकी हमेशा रहे। प्रकाश संश्लेषण जिस कोशिकांग में होता है वह है, आपको पहले बताया गया ये जब हमने प्रकाश संश्लेषण डिटेल में पढ़ा था। तो उसमें आपने प्रकाश संश्लेषण नहीं, आपने एक वर्कशीट देखी है जिसमें आपको प्लास्टिड के बारे में समझाया गया होगा कि प्लास्टिड कितने तरह के होते हैं, कौन से होते हैं। ये आप मेरे पुराने वीडियोस में 9th क्लास के वीडियो में देख सकते हैं प्लास्टिड के बारे में। 9th क्लास का वीडियो देख सकते हैं, उसमें प्लास्टिड को डिटेल में समझाया है, उसमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझाया गया। तो आपको आंसर मिल गया होगा। प्रकाश संश्लेषण जिस कोशिकांग में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ये अपने 9th के वीडियो में देख सकते हैं। बिजली घर बोलते हैं, और बिजली बनती है, मतलब बिजली नहीं बनती, मतलब ऊर्जा बनती है वहाँ पे सेल की। तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा नहीं बनती, प्रकाश संश्लेषण तो भोजन बनाने का, कार्बोहाइड्रेट बनाने की चीज़ है। कोशिका द्रव्य तो वो है जिसमें द्रव्य, जिसके अंदर कोशिकांग डूबे रहते हैं। गोल्गी बॉडी भी आपने पीछे पढ़ा है, गोल्गी बॉडी तो वो होती हैं, पीछे आपने नहीं पढ़ा, 9th क्लास की वीडियो में आप देख सकते हैं ये। तो 9th क्लास की वीडियो में आपको गोल्गी बॉडीज़ के काम दिखाए गए हैं। तो किसमें बनता है ये, क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल, एक याद रखना, जहाँ भी हरा चीज़, हरी पत्ते, क्लोरोफिल, हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल ही वो है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, सूरज की रोशनी को केमिकल एनर्जी में बदलने के लिए उसको मदद करता है। तो ये आपका आंसर आ गया इसमें, क्लोरोप्लास्ट। पाचन प्रक्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम की, हाँ, तो इसमें आप बहुत ही आसानी से एक याद कर सकते हैं इसको, ट्रिक को। आप प्रोटीन आपका एक भोजन का एक पोषक तत्व है भोजन के अंदर का, जिसको हमने डाइजेस्ट करना होता है, पाचन करना होता है, पाचन तंत्र वाले वीडियो में देखा होगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले 2 एंजाइम हैं, उसको पाचन करने वाले 2 एंजाइम हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। कैसे याद करोगे, बहुत आसान है, वैसे तो तरीके से भी याद कर सकते हैं, पर एक शॉर्टकट, इन 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 पेप्सिन प्रोटीन ट्रिप्सिन, बोलो पीछे से बोलें, पेप्सिन ट्रिप्सिन प्रोटीन। पेप्सिन ट्रिप्सिन क्या करेंगे, प्रोटीन को पाचन करेंगे। पेप्सिन मिलता है अमाशय में, पेट में, जो आपका स्टमक है अमाशय में, और ट्रिप्सिन मिलता है शुद्रांत्र में। इसके लिए आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो ट्रिप्सिन का क्या काम होगा, ट्रिप्सिन का काम है, ट्रिप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायता देता है, प्रोटीन के पाचन में, प्रोटीन का पाचन करता है। कहाँ करता है, शुद्रांत्र के अंदर, जिसमें प्रोटीन से क्या बनते हैं, आप पिछले पाचन तंत्र वाले वीडियोस में देख सकते हैं। प्रोटीन से बनते हैं आपके अमीनो अम्ल, ठीक है। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पूरी तरह पाचन करता है। श्वसन प्रक्रिया में एटीपी किस प्रकार बनता है, तो श्वसन क्रिया में एटीपी कैसे बनेगा, श्वसन क्रिया के अंदर जब ऑक्सीजन जो है वो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से कार्बोहाइड्रेट को या ग्लूकोज में से ऊर्जा निकलती है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज में से ऊर्जा निकलती है, जिसके द्वारा जो ऊर्जा है वो ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, एटीपी में बदलती है। तो श्वसन प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज टूट जाता है, तो ग्लूकोज टूट के उसमें से
ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज टूटता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पानी H2O और ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा ही जो है वो ऊर्जा ATP की फॉर्म में, ATP के रूप में जमा हो जाती है। तो ये इसमें आएगा आंसर। फिर है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन ईस्ट में होता है। इसके बाद आपका आंसर है उत्सर्जी तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है। उत्सर्जी तंत्र आपने पहले, इसके पहले वीडियो में बताया गया, एक्सक्रीशन सिस्टम। उत्सर्जी तंत्र में आपके पढ़ा था आपने, ब्रिक होते हैं, ब्रिक के अंदर छोटे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शन यूनिट कार्यात्मक इकाई ब्रिकाणु है, नेफ्रॉन है, जहाँ पे आपके यूरिया और यूरिक एसिड को छाना जाता है, जिससे कि आगे मूत्र निर्माण होता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मूत्र निर्माण वाला आपको बताया गया था केस में। इसके बाद है रक्त कणिकाएँ, वो वाली रक्त कणिकाएँ जो चोट के स्थान पर रुधिर को, ब्लड को रोक देती हैं। लाल वाली तो ऑक्सीजन को ले जाने के लिए होती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएँ जो होती हैं, कणिकाएँ जो होती हैं, कॉर्पसेल्स, वो आपकी बीमारी से लड़ने के लिए होती हैं। तो तीसरी आपकी आएंगी इसमें प्लेटलेट। प्लेटलेट जो है ये रक्त को जमाती हैं, उसको वहाँ पे रोक देती हैं अगर चोट लगी हो या कहीं कट हो। लसिका रुधिर के डैश के समान है। लसिका जो होती है रुधिर के अंदर, एक आपने ब्लड के अंदर प्लाज्मा जैसे होता है, जब वो रुधिर जो अंतर कोशिकीय है, उसमें आपने पिछले वीडियो में आप देख लिया, पिछली वर्कशीट में भी, तो अंतर कोशिकीय उसमें प्लाज्मा के रूप में, ये प्लाज्मा की तरह ही होता है, जो अंतर कोशिकीय है उसमें चला जाता है, स्पेस में, जगह में। लेकिन यह डैश है। डैश क्या, जैसे प्लाज्मा पीला होता है, लेकिन ये क्या है, सफ़ेद है, और अल्प मात्रा में डैश है। क्या इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन इसमें कम होते हैं, अल्प मात्रा में प्रोटीन, इसमें प्रोटीन जो है वो अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद आपके पास है किसी पौधे में से जाइलम को निकाल दें तो क्या होगा। पिछले वीडियो में अगर आप देखें, पिछली वर्कशीट में, तो आपको दिखेगा जड़ों से जाइलम का काम क्या है, जड़ों से पत्तों तक, पत्ते जो होते हैं आपके, पत्तों तक जाइलम जो हैं वो ऐसे टिश्यू हैं जो जड़ों से पत्तों तक खनिज लवण और पानी लेके जाते हैं। अब इस जाइलम को मैंने निकाल दिया बीच में से, जाइलम ख़त्म हो गया, तो पानी पत्तों तक, पानी नहीं जा सकता, जड़ें पत्तों से नहीं जुड़ी होती सीधी, तो पानी पत्तों तक नहीं पहुंचेगा, ना ही उनका खनिज लवण पहुंचेंगे, तो पत्ते अपना भोजन ही बना पाएंगे। तो पत्ते क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे और मर जाएंगे, तो पौधा भी मर जाएगा। तो अगर जाइलम निकाल देंगे पौधों में से, अगर पौधे से जाइलम निकाल दिया जाए तो पत्तों तक जल और खनिज लवण नहीं पहुंचेंगे, जिसके कारण पत्ते भोजन नहीं बना पाएंगे और पत्ते सूख जाएंगे और मर जाएंगे। इसी तरह पौधा भी साथ में मर जाएगा। वह रुधिर वाहिका जो ऑक्सीजनित रुधिर को, ये देखो कन्फ्यूज रहते हैं लोग कि भाई ऑक्सीजन वाला ब्लड तो धमनियों में चलता है, तो कैसे, क्या आंसर आएगा इसका। ये ध्यान रखना है आपको, धमनियाँ वो हैं जो हृदय से दूसरे अंगों तक रक्त लेके जाती हैं, रुधिर लेके जाती हैं, और शिराएँ वो हैं जो दूसरे अंगों से रक्त को लेके आती हैं हृदय तक। अब वो ऑक्सीजन वाला हो चाहे बिना ऑक्सीजन वाला हो, सारी बाकी तो जो शिराएँ हैं वो बिना ऑक्सीजन वाला भी ऑक्सीजन ब्लड लाती हैं, रक्त लाती हैं दूसरे अंगों से हृदय तक। सिर्फ एक ऐसी शिरा है जो कहाँ से आती है, फुफ्फुस से आने वाली शिरा है, वो जो हृदय तक लाती है, वो कौन सा रक्त लाती है, ऑक्सीजनीकृत, क्योंकि ऑक्सीजन मिल जाती है कहाँ से, फुफ्फुस से। और शिराएँ वो होती हैं जो दूसरे अंगों से रक्त लाती हैं हृदय तक। तो जब फेफड़ों से, फुफ्फुस से जो ऑक्सीजन वाला रक्त आएगा, वो भी कौन लेके आएगा, शिरा। पर कौन सी शिरा होगी, उसका नाम इसलिए हमने स्पेशल रख दिया फुफ्फुस शिरा। ध्यान रखना, धमनी नहीं लिखना, ऑक्सीजन को देख के कहीं सोचो धमनी। ये है फेफड़ों से हृदय तक, दूसरे अंगों से जब भी हृदय तक आएगा तो वो शिरा लाएगी। अब फुफ्फुस वाली शिरा कौन सा ब्लड लाती है, ऑक्सीजन वाला, क्योंकि फुफ्फुस में उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत ज़्यादा है, ना कि रट्टा लगाने की। रट्टा हुआ और लिखा हुआ वैसे तो भूल ही जाओगे फिर। रंध्र पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं, गैस विनिमय इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है। ये कारण नहीं है इसका, दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, पर आर इसका कोई व्याख्या नहीं है, कारण नहीं है इसका कोई। तो ये आप समझ सकते हैं इसमें आंसर कि कौन से दोनों सही हैं ये।
इसके बाद आपके पास आता है एक ब्रेड का टुकड़ा कुछ चबाने के बाद मीठा लगने लगता है। आप करके देखिए ये चीज़, ऐसी तो है नहीं कोई जादू की चीज़ है जी, आपको अलग चीज़ है, कुछ सामान चाहिए, ब्रेड चाहिए और आप खाने वाला चाहिए। तो आप चबाएंगे ब्रेड को कुछ टाइम के लिए तो आपको मीठी लगने लगेगी। निगलना नहीं है, चबाना है मुंह के अंदर। मुंह के अंदर चबाते रहोगे कुछ टाइम के लिए, वो कुछ टाइम बाद मीठी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि आपके मुंह के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज, या आपकी बुक में भी लिखा होगा लाला रस बोलते हैं। जो थूक का आपके अंदर, थूक के अंदर एंजाइम पाया जाता है, मुंह में जो लाला रस है वह किसका पाचन शुरू कर देता है? स्टार्च, जिसको आप मंड बोलते हैं, वह मंड या स्टार्च का पाचन करके उसे किसमें बदल देता है? उसे शर्करा में बदल देता है, शुगर्स में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। और शर्करा कैसी होती है? मीठी। इसीलिए जब ज़्यादा देर तक चबाएंगे तो वो हमें ब्रेड मीठी लगने लग जाएगी। एग्जैक्ट आंसर मैं पूरे सारा आंसर नहीं लिखूंगा, आप थोड़ा उसको समझने की कोशिश की, समझ के अपने आप उसको अपने शब्दों में लिखिए। और आप इसमें कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं मुझे, क्वेश्चन लिख के और आंसर लिख के कमेंट भी देंगे तो आपको और बढ़िया लगेगा, आपकी और प्रैक्टिस होगी। जो उसमें कमी होगी मैं बता दूंगा, उसका भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और नोटिफिकेशन दबाएंगे, लाइक करेंगे तो आपको सारे वीडियो जो भी डलेंगे उसमें आपको मिल जाएंगे, उसी टाइम आप देख सकते हैं। और आंसर कमेंट करेंगे, कोई उसमें कन्फ्यूज़न कमेंट करेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो कमेंट करेंगे तो उसको हम फिर सॉल्व करेंगे। मानव पंचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की ही सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है, लीवर है। मानव पाचन तंत्र में भी सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, यकृत। यकृत के क्या कार्य होते हैं? वहाँ से एक रस आता है पित्तरस, बाइल जूस जिसको बोलते हैं, पित्तरस का स्राव। वो पित्तरस क्या करता है? जो उसमें लाइपेस और अलग अलग चीज़ें हैं जो वसा के पाचन में सहायता करता है। इससे पहले वाले वीडियो में पिक्चर में हम देख सकते हैं, पाचन में सहायता करता। तो ये आप कर सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं और उसको फिर आप अपने शब्दों में अपने उसमें लिख भी सकते हैं। समझ रहे हैं आप? आगे है आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होने वाली 3 घटनाएं। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? सब उसमें 3 चीज़ें। अगर प्रकाश संश्लेषण की आप क्रिया लिखोगे तो CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल किसकी सहायता में? क्लोरोफिल आपने पढ़ाई, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ये फोटोसिंथेसिस होती है हरे पत्तों में। क्लोरोफिल और क्या चाहिए इसमें? सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा देगा। भाई ऊर्जा से बनेगी, आपने पढ़ा है। अपने आप तो ऊर्जा बन नहीं सकती कहीं से, ऊर्जा एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो बन जाता है, आपने पढ़ा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये है का फोटोसिंथेसिस की क्रिया आपकी, ये है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो इसमें अब 3 चरण कौन से होंगे? उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए, क्या चाहिए? प्रकाश ऊर्जा का संचयन, उसको संचय करना, फिर प्रकाश ऊर्जा को बदलना है। और कौन सी ऊर्जा में इसको बदलना है? रासायनिक ऊर्जा में बदलना, जो क्लोरोफिल द्वारा होगा। रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ये हो गया पहली घटना किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। दूसरी घटना क्या होगी? प्रकाश ऊर्जा का संचयन और इसका रासायनिक ऊर्जा में बदलना। दूसरी इसमें घटना होगी आपकी प्रकाश संश्लेषण में ही जल का H2O या जल का हाइड्रोजन कौन सा? H2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन में विघटन, जो विघटन क्रिया जो होती है, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इसका विघटन हो जाएगा। किसका विघटन हो जाएगा? कार्बन पानी का, जो जल उसमें आता है। जल आपको पता है कैसे आता है, सारा कुछ जुड़ा हुआ है। जाइलम द्वारा ऊपर आया, उस जल का जो विघटन हो जाएगा। ये फोटोसिंथेसिस के दौरान 2 घटनाएं हो गई। तीसरी घटना क्या होगी? आपको पता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनने हैं, उसमें जो ऑक्सीजन बनी है यहाँ पे वो ऑक्सीजन तो एक्स्ट्रा हो गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन
डाई ऑक्साइड, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है का कार्बन डाइऑक्साइड का किस में बदलना, का अपचयन, रिडक्शन जो हमने पीछे पढ़ा है पहले, अपचयन किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। तो ये कार्बोहाइड्रेट में बदल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा, जो ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में उसका अपचयन किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये आप समझ गए होंगे अभी। इसके बाद आपका आता है इसमें द्विग्रोम के कार्य लिखिए। द्विग्रोम कहाँ पाए जाते हैं, द्विग्रोम उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, आपको याद होना चाहिए। द्विग्रोम अंगुली जैसे प्रवर्ध हैं, जो क्षुद्रांत्र, छोटी आंत में पाते हैं ना, क्षुद्रांत्र में पचे हुए भोजन, जो भोजन आपका पच जाता है, डाइजेस्टेड फूड, तो क्षुद्रांत्र में पचे हुए भोजन को क्या करते हैं, पचे हुए भोजन का, पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, उसका क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, और रुधिर वाहिकाओं में पचे हुए भोजन को पहुंचाते हैं। द्विग्रोम, ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आपका है मरुद्विद। मरुद्विद क्या होते हैं, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे, डेजर्ट जहाँ बिल्कुल गर्मी है, आपको पता है डेजर्ट, राजस्थान, सहारा, मरुस्थल, उनके पौधों रंध्र जो होते हैं, रंध्र आपको पता है पत्तों में पाए जाते हैं, जहाँ से पानी, जहाँ से आपका ऑक्सीजन, और ये खाली जगह जो है इसमें रंध्र होते हैं, ये पत्तों के अंदर ये खाली जगह को रंध्र बोलते हैं। तो यहाँ से आपको पता है कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बदलते हैं, आपस में एक्सचेंज होते हैं, लेकिन वहाँ से पानी भी निकल जाता है। ये ध्यान रखना, जो रात में वो दिन में वो वहाँ मरुस्थल वाले पौधे, एक तो वैसे ही उनके पत्ते कांटों जैसे होते हैं, उनमें से पानी उड़ जाएगा तो पौधे बिल्कुल मर जाएंगे। इसलिए वहाँ, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत है, बाहर पानी कम है हवा में, तो पत्तों में से पानी उड़ जाएगा पौधे में से। तो उस पानी को बचाने के लिए जो इसके रंध्र हैं वो दिन में बंद रहते हैं। अगर दिन में रंध्र बंद रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी वहीं से अंदर आनी है, ऑक्सीजन भी वहीं से बाहर जानी है। तो इसमें क्या इन्होंने कर रखा है, फिर दिन में तो बंद रखना पड़ता है ताकि पानी निकल ना जाए उनमें से। पानी अगर बढ़ गया, पानी की जल के हानि को, जल की क्षति को कम करने के लिए मरुदित पौधों में रंध्र दिन में बंद रहते हैं और रात में खुलते हैं। फिर दिन में बंद रहेंगे तो खुलेंगे कब, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे तो खाना कैसे बनाएंगे अपना, कार्बन डाइऑक्साइड कब लेंगे, रात्रि में। तो हम लिखेंगे कि मरुद्विद जो पौधे हैं आपके, मरुद्विद पौधों के रंध्र रात में या रात्रि में खुले रहते हैं। अब रात में खुलने से क्या होगा, रात को सूरज की गर्मी नहीं होती, ठंड होती है, तो वहाँ पे पानी उड़ता नहीं फिर उतना, तो रात में खुले रहते हैं, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड रात्रि में ग्रहण करते हैं और दिन में उसी कार्बन डाइऑक्साइड से वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं। दिए गए निर्देशों के अनुसार फ्लो चार्ट को पूरा कीजिए। आपके अमाशय में, अमाशय भित्ति में जो ग्रंथियाँ होती हैं वहाँ से कौन क्या क्या चीज़ आता है वो आपको लिखना है। पेप्सिन और आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका श्लेष्मा। इनके कार्य क्या हैं, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, यहाँ कार्य लिखने हैं, प्रोटीन का पाचन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है,
भोजन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे कि पेप्सिन उस पर कार्य कर सके। जो भोजन हमारे शरीर में आता है ऊपर से, वो रहता है आपका क्षारीय। क्षारीय भोजन पे ये कार्य नहीं कर सकता। पेप्सिन जो है प्रोटीन को क्षारीय भोजन में कार्य नहीं कर सकता, जो प्रोटीन को पचाने के लिए करता है। तो एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें हेल्प करता है, दूसरा वो बैक्टीरिया को मारता है। तीसरा इसमें हमने श्लेष्मा पढ़ा। श्लेष्मा क्या करती है? श्लेष्मा आपका, ये आप पिछले वीडियो में सारा देख सकते हैं। श्लेष्मा आपके जो आपका अमाशय है उसकी जो अंदर वाली भित्ति है, अस्त्र है जिसको बोलते हैं हम, अस्त्र अंदर का जैसे कपड़ा होता है, ऐसी अंदर की दीवारों को, अस्त्र को, श्लेष्मा अमाशय के अस्त्र को HCl से या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है, नहीं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उनको गला देगा। ये समझ गए आप? मानव में दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? अगर ये मानव का हृदय बनाएं, अगर मानव का हृदय हम बनाएं, जो आपने बनाया है इसमें डायग्राम सा, तो उसमें आपने देखा होगा मानव हृदय में ब्लड जो है, रक्त जो है, पहले दूसरे अंगों से आता है, फिर वो एक बार जाता है फुफ्फुस तक, फिर फुफ्फुस से जो ब्लड आता है वो जाता है दूसरे अंगों तक। तो वो है 2 बार ब्लड जाता है, रक्त रुधिर एक बार ऐसे एक बार ऐसे। तो एक साइकिल में, एक चक्कर में, मानव हृदय में एक चक्कर में या मानव परिसंचरण तंत्र में जो रक्त है वो एक चक्कर में 2 बार हृदय से गुजरता है, जिसको हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। धमनी और शिरा में भेद कीजिए, पिछला वीडियो देख लिए बहुत ध्यान से, उसमें सब बताया गया है। धमनियाँ जो होती हैं, धमनियाँ शरीर के बाकी अंगों से रक्त को, रुधिर को हृदय तक लेके जाती हैं। शिराएं जो हैं वो नहीं, शिराएं जो, धमनियाँ जो हैं हृदय से रक्त को, हृदय से, हार्ट से शरीर के अदर दूसरे अंगों तक लेके जाती हैं, जबकि शिराएं अदर दूसरे ऑर्गन से जो है हार्ट तक लेके आती हैं, हृदय तक, दूसरे अंगों से हृदय तक रक्त को लेके आती हैं। जब हृदय से रक्त जाएगा, रुधिर जाएगा, तो उसमें प्रेशर, दाब बहुत अधिक होगा, जिसके कारण उनके फटने का डर रहता है। इसलिए ये इनकी जो दीवार होती है, भित्ति होती है, इनकी दीवार मोटी होती है। जबकि जब दूसरे अंगों से आएगा, वो तो पंप नहीं है दूसरे अंगों में लगा हुआ, तो दूसरे अंगों से रक्त जो है वो कम दाब पे आएगा। इसलिए शिराओं की जो दीवार होती हैं वो धमनियों के अपेक्षा पतली होती हैं। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर, धमनियाँ जो हैं, धमनियाँ हमेशा हृदय से जा रही हैं, तो ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीकृत रक्त को, रुधिर को हृदय से दूसरे अंगों तक लेके आती हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, फुफ्फुस धमनी। क्योंकि फुफ्फुस धमनी जो है वो हृदय से जब फुफ्फुस तक लेके जाएगी रक्त को, फुफ्फुस में कौन सा रक्त जाता है? ऑक्सीजनीकृत, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो फुफ्फुस धमनी को छोड़कर बाकी सब धमनियाँ हृदय ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेके जाती हैं। ऐसी शिराओं में जब दूसरे अंगों से शिराएं लेके आ रही हैं तो वो ऑक्सीजनीकृत ब्लड है, लेकिन जब वो लंग से लेके आएंगी हृदय तक, फुफ्फुस से लेके आएंगी, तो उसमें ऑक्सीजन मिली होगी। तो सारी शिराएं क्या करती हैं? ऑक्सीजनीकृत ब्लड को, रक्त को, रुधिर को हृदय तक लेके आती हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, फुफ्फुस शिरा को। क्योंकि फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजनीकृत रक्त को फुफ्फुस से लेके आती है हृदय तक। पदार्थों के ऊपरमुखी वहन में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार सहायता करता है? ये आपको पिछले वाले वीडियो में भी समझाया गया है। अगर ये पत्ते हैं, यहाँ से वाष्पोत्सर्जन होगा। वाष्पोत्सर्जन मतलब पानी उड़ेगा भाप बन के, जो हमने डेजर्ट में वाले प्लांट में, इसलिए दिन में स्टोमेटा बंद रहते हैं, रंध्र बंद रहते हैं, रंध्र से ये पानी उड़ जाता है, भाप बन के वेपोरेशन होता है, इसका वाष्पीकरण द्वारा ये उड़ जाता है, जिसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और ये जाइलम जो हैं आपके, जाइलम जुड़े हुए हैं जो पत्तों से अलग अलग, तो वो जाइलम से पानी जड़ों से ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से पानी उड़ने से पानी का दाब यहाँ पे कम हो जाता है, यहाँ कम दाब का क्षेत्र बनता है, और यहाँ ज़्यादा दाब है पानी का, तो ज़्यादा दाब से पानी कम दाब की तरफ ऊपर की तरफ चला जाता है। इस तरह से वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी, जल जो है वाष्प बनकर
उड़ जाता है, पत्तों के रंध्र से बाहर उड़ जाता है, जिसके कारण ऊपर पत्तों में कम दाब का क्षेत्र बनता है और जड़ों में पानी का दाब ज़्यादा होता है। तो जड़ों से जाइलम द्वारा पानी उच्च दाब से निम्न दाब, पत्तों के निम्न दाब की तरफ चल पड़ता है, जिससे कि वो ऊपरमुखी वहन हो जाता है। मानव वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह पीछे समझाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में आ जाते हैं। तो आपने वहाँ बोमेन संपुट देखा होगा। बोमेन संपुट में एक ऐसे कोशिका गुच्छ होते हैं। आपने देखा रीनल आर्टरी थी जो आपकी यहाँ से जुड़ी हुई, और ये आपने देखा फिर आप ट्यूब वाला एक स्ट्रक्चर है पाइप जैसी, नेफ्रॉन की हम पढ़ रहे हैं ये स्ट्रक्चर। फिर एक यहाँ एक संग्रहण पुटिका है, संग्राहक पुटिका। तो यहाँ पे आपका मूत्र निर्माण में जो ब्लड है, जो आपका रुधिर है, रुधिर यहाँ से धमनी से होता हुआ बोमेन संपुट में पहुँचता है। बोमेन संपुट में जो है कोशिका गुच्छ में उसको ज़्यादा दाब पर उसमें से यूरिया और यूरिक अम्ल निकलता है, जो फिर आगे ट्यूब लाइक ये ट्यूब वाली पाइप जैसी नली, जो नली वाली स्ट्रक्चर है, उसमें जाता है। वहाँ पे इसमें से पानी को रीअब्जॉर्ब, पानी जो है जल को का पुनर्अवशोषण होता है। जो ज़्यादा पानी इसमें चला गया उसमें का अवशोषण हो जाता है, क्योंकि पूरे दिन में 2-3 लीटर पानी ही निकालेंगे हम मूत्र द्वारा। तो वो पानी जो है, पानी का पुनर्अवशोषण, फिर उसके बाद ये इस संग्राहक नली में रहता है। संग्राहक नली से फिर ये आगे मूत्र बन के चला जाता है। तो ये है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद के जो क्वेश्चन है आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो बाकी क्वेश्चन हम बाद में इसमें करेंगे, जिसमें हमें ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन इसके बाद रह गए हैं, वो अगले वीडियो में मैं बना के आपको समझाऊंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करें जो भी आपको और पूछना है उसमें, या आपको और अच्छा लगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए।